साल 1977 लंदन में रहने वाली पेगी हॉडसन एक सिंगल मदर अपने 4 बच्चों के साथ घर में अचानक से अजीबोगरीब चीजें महसूस करने लगती है। ग्रीन स्ट्रीट पर यह घर बाकी घर जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर काफी कुछ चेंज हो रहा था। पेगी की 11 साल की बेटी जेनेट का बेड अपने आप हिलने लगता है, घर का सामान अपने आप हवा में उड़ने लगता है, चीजें गिरने लगती हैं। जेनेट अचानक हवा में उड़ने लग जाती है और एकदम से एक आदमी की आवाज में बात करने लगती है। ये आवाज अपने आप को बिल विल्किंस बताती है और कहती है इस घर की ही चेयर पर मैं मरा था। और जब बिल विल्किंस के बेटे से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इस घर में बिल विल्किंस रहता था और उसी चेयर पर उसकी मौत भी हुई थी। एक और केस साल 1968 में जर्मनी में रहने वाली एनालिस मिशेल को कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगती हैं। एनालिस एक रिलीजियस कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई थी। जब वो 16 साल की थी तब उसको अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे। एनालिस अचानक जानवरों की तरह चलने लगी, वो दीवारों पर अपना सिर मारने लगी और कभी कभी घंटों तक फ्लोर पे घूमती रहती थी बिना रुके। उसने जीसस और मदर मैरी की तस्वीरें तोड़ दी और उन्हें देखते ही चिल्लाने और भड़कने लगती थी। यहाँ तक कि उसने एक बार अपना यूरिन ही पी लिया था और कीड़े और स्पाइडर्स खा लिए थे। वो कहती थी कि उसके अंदर आवाजें आती है जो उसे कहती है कि तुम शापित हो। कभी कभी अपने ही हाथ या लिप्स चबा लेती थी। जब उस पर एक्सोर्सिज्म करवाया गया या कहूँ झाड़ फूक, तब पता लगा कि उसके अंदर 6 आत्माएं हैं। पहली लूसीफर जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग एक शैतान है, दूसरी हिटलर, तीसरी जुडास जिसने जीसस को धोखा दिया था, चौथी केन जिसने बाइबल में अपने भाई एबल को मारा था, पांचवी नीरो रोम का एक क्रूअल किंग, छठी फ्लैशमैन साल 1500 में रहने वाला एक प्रीस्ट जिसे गलत कामों की वजह से चर्च से निकाल दिया गया था। कहा जाता है कि जैसे ही उसके ऊपर झाड़ फूक शुरू किया उसके अंदर की सारी आत्माओं ने बोलना शुरू कर दिया। Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet इसकी ओरिजिनल ऑडियो क्लिप आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। जी हाँ, ये दोनों ही घटनाएं सच हैं और इन पर अपने ज़माने में फिल्म भी बन चुकी है। जेनेट वाले केस में कॉन्ज्यूरिंग 2 और एनिलीज वाले केस में द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है, फिल्मों में हर एक चीज़ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये घटना नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन बहुत एग्जैजरेट करके फिल्मों में दिखाया गया था। और इसके अलावा अगर आप कभी राजस्थान के बालाजी मंदिर गए हो तो वहाँ पर भी आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें जंजीरों में बांधा जाता है और उनके अंदर शैतानी आत्मा का दावा किया जाता है। साथ ही कई जागरणों में भी आपने देखा हो कोई अचानक से उठकर अपना सर घुमाने लग जाता है, अजीब अजीब चीजें करने लग जाता है। क्या सच में उनके अंदर बुरी आत्मा आ जाती है या माता आ जाती है? क्या सच में भूत प्रेत होते हैं और किसी पर भी इस तरह पोजेस्ड हो जाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जेनेट की कहानी जो कि कॉन्ज्यूरिंग 2 में बड़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी वो मोस्टली मेड अप कहानियाँ थी, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर आता था इन सब चीज़ों को देखने तो चीज़ों का हिलना, दीवारों का ठकठकाना, बेड हिलना, चीज़ें गिरना, ये सब नहीं होता था। एक बार डेली मिरर न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट ने देखा कि जेनेट एक शेल्फ से ऑब्जेक्ट गिरा रही थी जिससे ऐसा लगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जिसके बाद खुद
जेनेट भी एक्सेप्ट करती है कि उसने कुछ चीज़ें नकली की थी। कुछ साइकियाट्रिस्ट का कहना था कि जेनेट का बिहेवियर अटेंशन सीकिंग लगता था। वो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली चीज़ें फेक कर रही थी। न्यूरोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि जेनेट को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसमें इंसान को हेलुसिनेशंस, डेजा वू होता है। बाद में वो जो पिक्चर्स थी जिसमें जेनेट हवा में दिखाई दे रही है, वो भी कंक्लूड किया गया कि इस पिक्चर में जेनेट सिर्फ उछली है और कैमरे ने सही टाइम पर पिक्चर क्लिक करी है। लेकिन जेनेट की बिल विल्किंस की आवाज़ का क्या, और एनालिस मिशेल जिसके अंदर इतने सारे शैतान थे, उनका क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये लिटरली बहुत पावरफुल है। अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हर एक इंसान के अंदर कई पर्सनालिटीज़ होती है। कोई जब अकेला रहता है तो उसकी पर्सनालिटी कुछ और होती है, पेरेंट्स के साथ होता है तो पर्सनालिटी अलग होती है, दोस्तों के साथ होता है तो पर्सनालिटी अलग हो जाती है। वैसे तो ये काफ़ी नॉर्मल होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन किसी मेंटल ट्रॉमा के चलते ये इतना एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है कि एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाता है और दूसरी पर्सनालिटी फॉर्म करने लग जाता है। जी हाँ, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे अब कहा जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID। फिल्मों की बात करें तो अपरिचित, भूल भुलैया और कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जैसी फिल्मों में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। एक DID का केस ले तो ट्रूडी चेस का केस बहुत पॉपुलर है। इनकी 92 डिफरेंट पर्सनालिटीज थी, सबका अलग नाम, सबका अलग बिहेवियर। दरअसल जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उनके स्टेप फादर ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया था। ये टॉर्चर उसके साथ तब तक चला जब तक वो 16 साल की उम्र में घर से भागी नहीं। उसकी माँ को भी इस अब्यूज के बारे में पता था, लेकिन उसकी माँ ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। ये ट्रॉमा उसके माइंड को इतना अफेक्ट कर गया कि इस ट्रॉमा से कोप करने के लिए उसके माइंड ने डिफरेंट पर्सनालिटीज बना ली। ट्रूडी के थेरेपिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट फिलिप्स कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने यंग एज में कोई ट्रॉमा महसूस करता है, जब उसकी पर्सनालिटी फॉर्म नहीं होती, तब DID के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये कोपिंग मैकेनिज्म है ब्रेन का ट्रॉमा से खुद को बचाने के लिए। इस DID में इंसान के नाम, उनकी याददाश्त सब बदल जाती है। कुछ केसेस में तो डिफरेंट पर्सनालिटीज अपनी खुद की मेमोरीज तक बना लेती है। काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है किम नोबल का। इनकी कई पर्सनालिटीज़ थी डिफरेंट नेम्स के साथ, जैसे पेट्रिशिया, हेली, जूडी, जूली, केन, बॉनी। कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी और कुछ बच्चे भी थे। Your mother lives just outside London, England. By looking at Kim, you'd never know how complex her life is. She's been diagnosed as having 20 different personalities. There's Judy, a 15-year-old bulimic. Salome, a devout Catholic. She was a good Catholic woman. An evil daughter. Even Ken, a depressed gay man. I'm gay, but I'm not a transvestite. All living inside Kim's head. अब एनालिस की बात करें तो आपने सोचा कि उसके अंदर लूसीफर, जुडास या हिटलर जैसे शैतान ही क्यों आए? क्यों एनालिस के अंदर कोई महिषासुर, ताड़कासुर या इंडियन हिस्ट्री के किसी क्रूअल किंग की आत्मा क्यों नहीं आई? आत्मा भी बॉर्डर्स डिफाइन करती है क्या? नहीं ना। तो वो लूसीफर, जुडास जैसे नाम एनालिस ने इसलिए लिए क्योंकि उसने कहानी ही इनकी सुनी थी। उसने कभी महिषासुर और ताड़कासुर की कहानी ही नहीं सुनी थी, तो उसका ब्रेन इन कैरेक्टर्स को जानता ही नहीं था। और सिंस एनालिस एक हाईली रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी, तो कुछ ज़रा सा भी हो जाता था तो वो रिलीजियसली चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करती थी। एंड जैसे ही अल्टर पर्सनैलिटी उसके अंदर डेवलप होने लगी तो उसके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि तू लूसीफर है, जुडास है या हिटलर है। अब हमारे देश में जो झाड़ फूक होता है, एक्सोर्सिज्म होता है, उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। एक गांव है जिसमें प्रतिभा अपनी शादीशुदा गृहस्थी संभाल रही है। पति अच्छी नौकरी करता है और घर में वो अपनी सास ससुर के साथ रहती है। अचानक एक दिन प्रतिभा को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो अजीब चीज़ें करने लगती है। वो अपना नाम अर्जुन बताती है और कहती है कि वो बदला लेने आई है अपने कातिल से। गांव वालों ने जब पता किया तो पता लगा कि अर्जुन साथ वाले गांव में रहता था, जिसकी कुछ दिनों पहले ही हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह थी कि प्रतिभा ने ना तो अर्जुन को कभी देखा था और ना ही कभी उससे बात हुई थी। गांव वालों ने और प्रतिभा के ससुराल वालों ने ये मान लिया था कि प्रतिभा पोजेस्ड हो चुकी है, ओपरी का हो गया है। उसे गाँव में से ओपरी कहा जाता है। उसके घर वाले उसे तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई। फाइनली उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। वहाँ जाकर पता लगा कि बचपन से प्रतिभा को लड़की होने के कारण काफ़ी दबाया जाता था
उसे कुछ भी करने की खुली छूट नहीं थी। वो छत पर घूमती तो उसके पेरेंट्स उसे कहते कि लड़की है, यूँ छत पर घूमना अच्छा नहीं लगता। हंसती थी तो घर वाले कहते हैं कि इतनी बुरी तरह क्यों हंसती है, लड़की है तो शोभा नहीं देता। उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो वहाँ पर भी उसे काफ़ी दबाव में रखा जाता था, और ये दबाव किसी न किसी तरीके से तो निकलेगा ही। अब रही बात अर्जुन की, तो जब प्रतिभा के अंदर अर्जुन की ऊपरी आने का दावा किया था, उससे एक दिन पहले ही प्रतिभा मार्केट में थी और वहाँ पर कुछ लोग अर्जुन की ही बात कर रहे थे कि कैसे उसकी मौत हुई और कितना अच्छा इंसान था वो। और ये बात प्रतिभा के अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो गई, जिस वजह से उसे DID हुआ और उसकी ऑल्टर पर्सनैलिटी अर्जुन की बन गई। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने हरियाणवी वेब सीरीज ओपरी पराई से। इस सीरीज में साइकियाट्रिस्ट जिस तरह से इलाज करता है वो काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है। सो यस, आई थिंक मोस्टली जो केसेस बालाजी मंदिर में होते हैं, जिन्हें चेन वगैरह से बांधा जाता है, उन्हें मारा जाता है, तरह तरह के टोने टोटके होते हैं उन पर। आई थिंक उनके घर वालों को ये सब चीज़ें करवाने से पहले किसी साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्या पता इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो। और टू बी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा फ़र्क होता है सच्ची आस्था में और अंधविश्वास में, क्योंकि सच्ची आस्था आपको समाधान देती है और अंधविश्वास समस्या को और बढ़ाता है। अब बात करते हैं वीडियो के आखिरी पॉइंट पर, जहां पर आपने भी देखा होगा कई बार जागरण में या आरती के दौरान लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। कोई कहता है भूत आ गया है तो कोई कहता है माता आई। तो वो किस वजह से जागरण में होता है? तो वो इस वजह से जागरण में होता है क्योंकि बार बार एक ही भजन या मंत्र सुनना दिमाग को एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाता है। वहाँ भजन काफ़ी ज़्यादा लाउड होते हैं, जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि माहौल, संस्कृति और विश्वास का भाव ट्रिगर होता है। अगर कोई पूरी ज़िंदगी ये सुनता आया है कि माता आ सकती है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इस पहचान को अपना सकता है। लेकिन बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ पर भी तो लाउड म्यूज़िक काफ़ी बजाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करने आते हैं। किसी के अंदर किसी भी तरह की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, लाइक कोई उम्मीद लेकर नहीं आता है वहाँ पर। तभी आपने देखा होगा कि जो थोड़े गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अक्सर उन्हीं के ऊपर पोजेशन ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो पहले से ही अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रॉमा या कहूँ गंदे एक्सपीरियंस लेकर चल रहे होते हैं। फिर से यही कहूँगा कि आस्था और अंधविश्वास में बहुत गहरा फ़र्क होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।